सागरपुर गांव में रहने वाली अंजलि बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन थी। वो जब भी कुछ चटपटा, तला हुआ या फिर बाहर का कुछ खाना देखती तो खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन वो जब कभी भी बाहर का खाना खाती तो उसका अक्सर पेट खराब हो जाता। अंजलि ने 12वीं की पढ़ाई जैसे ही पूरी की, उसकी माँ उमा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक रोज उमा की पड़ोसन सरोज उनके घर आई और उसने उमा से अंजलि के लिए रिश्ते की बात छेड़ी। देखो माँ, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा लड़का अपनी अंजलि के लिए नहीं मिलेगा। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का और इस शहर में अपना मकान है, लड़का बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए। गांव में रहने वाली अंजलि के लिए जब शहर के लड़के का रिश्ता आता है तो उमा झट से इस रिश्ते के लिए मान जाती है। उसी शाम जब अंजलि कुएं से पानी लेकर घर लौटती है तो उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची, तुझे पता है तेरे लिए शहर से एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत होनहार है। अब तो बहुत जल्दी मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने वाली है। फिर तो तू फुर्र हो जाएगी अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर। क्या माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। इतना कहकर अंजलि शर्माते हुए उमा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद राकेश अपने माता पिता के साथ अंजलि को देखने के लिए आता है। पहली ही नजर में राकेश को अंजलि और अंजलि को राकेश पसंद आ जाता है। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन अंजलि तैयार होकर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तभी अंजलि अपनी सहेली प्रीति से कहती है, ओए प्रीति, तूने मेरी शादी का खाना खा लिया। हाँ अंजलि, मैंने तो खा लिया, सचमुच बड़ा ही मस्त खाना है और गोलगप्पे और राज कचौरी का तो जवाब ही नहीं। यार सुन ना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है और खाने में इतने आइटम सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। एक काम करना, तू मेरे लिए गोलगप्पे, राज कचौरी और हाँ चिली पटेटो ले आ और हाँ जल्दी आना। अच्छा, तो मैडम जी को भूख लग रही है। ओए, वैसे तेरा दिमाग खराब है क्या? अंजलि तेरी शादी है आज। अरे इतना खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंजलि को तला हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वो अंजलि के लिए खाना ले आती है। अंजलि बड़े ही मजे से वो सारा खाना चट कर जाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद बारात वहाँ पहुँच जाती है और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं। रात को अंजलि बिस्तर पर बैठी हुई राकेश का इंतजार कर रही होती है और सोचती है, एक लड़की के लिए सुहाग रात बहुत बड़ी चीज होती है। अब कुछ ही देर में वो आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे। हाय, मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही है। तभी उसके पेट से जोर जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, अब ये इस टाइम पर मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों हो रही है? लूज मोशन जैसा क्यों लग रहा है? लगता है अभी मुझे टॉयलेट जाना होगा। अंजलि झट से टॉयलेट की तरफ भागती है। तभी राकेश कमरे में आ जाता है। अंजलि टॉयलेट से बाहर आती है। राकेश जैसे ही उससे रोमांस के लिए आगे आता है तभी फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और वो टॉयलेट की तरफ भाग जाती है। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अंजलि, ये लो दवाई, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। अगले दिन अंजलि की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए सागरपुर गांव जाना होगा। राकेश की दी हुई दवाई खाकर अंजलि को काफी आराम था, इसलिए वो अपनी सास की बात को मानते हुए कुलदेवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में वो सभी स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अंजलि और राकेश एक ही सीट पर बैठकर मनमोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे तो वहीं उसकी सास और ससुर उनकी सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात भर अपने पेट से परेशान अंजलि अब काफी खुश थी। उसकी सास अपने साथ दही भल्ले, आलू के पराठे सफर के लिए बना कर लाई थी। उन सभी ने ट्रेन में ही नाश्ता किया, लेकिन अपनी सास के हाथ के कम नमक मिर्च वाले पराठे अंजलि को कुछ खास पसंद नहीं आए और उसने आधा पेट ही नाश्ता किया। तभी अगले स्टेशन पर कुछ फेरी वाले ट्रेन में चढ़े। भजिया ले लो, भजिया, गरम गरम भजिया, चटपटी चटनी के साथ खाओ भजिया। एक बार खाओगे तो बार बार चखोगे। चटपटे भजिए और चटनी का नाम सुनते ही अंजलि के मुंह में पानी आ गया और उसने राकेश से कहा, सुनिए ना, मेरा भजिया खाने का बहुत मन है, ले दीजिए ना। अंजलि, तुम जानती हो ना, बरसात के मौसम में हमें ये सब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा पेट खराब हो सकता है या पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। राकेश बिल्कुल सही कह रहा है बहू, इसीलिए मैं घर से खाना बांध कर लाई थी। रुको, मैं अभी तुम्हें पराठा निकाल कर दे देती हूँ। नहीं खाने मुझे आपके ये पराठे, ना तो इसमें नमक मिर्च और ना ही कोई तीखे मसाले। आखिर आप लोग खा कैसे लेते हो खाना? सबके लाख समझाने पर भी अंजलि उनकी एक नहीं सुनती।
राकेश उसके लिए भजिए की प्लेट ले लेता है, जिसे अंजलि बड़ी ही खुश होकर खाती है। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि तला हुआ खाकर उसका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी भजिए खाए बिना रह नहीं पाती। ऐसे ही कुछ देर बाद उन सबकी आंख लग जाती है। तभी अगले स्टेशन पर एक पानीपुरी वाला ट्रेन में चढ़ता है। पानीपुरी पानीपुरी। पानीपुरी वाले की आवाज सुनकर अंजलि की आंख खुल जाती है और उसका मन पानीपुरी खाने के लिए तरसने लगता है। अरे वाह, पानीपुरी वाला! मन तो बड़ा है खाने का, लेकिन अगर राकेश जी से कुछ कहा तो बड़ा सा लेक्चर जरूर सुना देंगे। अभी तो सब सो रहे हैं, एक काम करती हूँ, जल्दी से एक प्लेट खा लेती हूँ। अंजलि धीरे से पानीपुरी वाले के पास जाती है और एक प्लेट पानीपुरी खा लेती है और फिर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो भागकर ट्रेन के टॉयलेट में जाती है। ऐसा उसके साथ कई बार होता है। वो जितनी बार भी सीट पर आकर बैठती उतनी बार ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती। अंजलि टॉयलेट के बाहर पहुंचकर, अरे खोलो, कौन है, जल्दी बाहर आओ। अरे कौनो तमीज है कि नहीं? लेडीज टॉयलेट में बैठी है तो ऐसे दरवाजा पीटोगे का? अभी तो हम आए हैं और अभी से हमको बाहर निकलने को कह रही हो। तनिक इंतजार करो थोड़ा देर। अंजलि काफी देर तक टॉयलेट के बाहर खड़ी रहती है। फिर उस औरत के बाहर निकलते ही वो टॉयलेट में जाती है और जैसे ही बाहर निकल कर आती है तो बेहोश होकर टॉयलेट के बाहर ही गिर जाती है। उधर राकेश और अंजलि के सास ससुर की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि अंजलि सीट पर नहीं है। अरे राकेश, ये बहू कहाँ चली गई? अब शायद फ्रेश होने गई होगी माँ। लेकिन जब अंजलि काफी देर तक वापस नहीं आती तो अंजलि के ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं। तभी राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जरा अंजलि को टॉयलेट की तरफ देख कर आता हूँ। राकेश वहाँ पहुँचता है तो अंजलि टॉयलेट के बाहर बेहोश पड़ी हुई होती है। अंजलि, अंजलि उठो अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? तभी वहाँ एक आदमी आता है। जी आप पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर अंजलि को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन देता है और कुछ ही देर में अंजलि को होश आ जाता है। घबराइए मत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। पेट खराब होने की वजह से इन्हें लूज मोशन लग गए थे, जिस वजह से इनके शरीर में पानी की काफी कमी हो गई थी और ये बेहोश हो गई। ओवर ईटिंग और बाहर का उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। अगर इन्हें सही समय पर इलाज न मिलता तो कुछ भी हो सकता था। देखा अंजलि, आज तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता था। हाँ बहू, अगर किसी भी चीज की लिमिट हद से ज्यादा हो तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझसे गलती हो गई जो मैंने बाहर के खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं किया। अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। अंजलि सबसे माफी मांगती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। कुछ देर बाद वो सभी कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी माता के दर्शन करते हैं। अरे यार, इस घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। अब इतनी रात को कहाँ जाऊं शौच करने? हाँ जी, सुनते हो? प्रियंका अपने पति को नींद से उठाने की कोशिश करती है। उसका पति अविनाश उठता है और कहता है, क्या है प्रियंका, इतनी रात को क्यों बुला रही हो? मुझे बड़ी जोर से आई है, अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी। अरे तुमको आई है तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में तो शौचालय भी नहीं है, बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, चलो मेरे साथ। प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया। अविनाश हाथ में टॉर्च लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चला आया। प्रियंका जंगल में शौच करने बैठ गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा। अरे ये सब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? करना तो पड़ेगा ही, घर में शौचालय नहीं है तो शादी क्यों की? अविनाश कुछ नहीं बोल पाया। शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी तब प्रियंका ने अविनाश से शौचालय की बात की थी। अविनाश ने उसके पिता हरिहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरिहर गुस्सा हो गया था। क्या ये तुम कह भी कैसे सकते हो? इस आंगन में कभी शौचालय नहीं बनेगा और कभी मुझसे ऐसी बेतुकी की बात मत करना। अविनाश चुप हो गया था। अविनाश और प्रियंका कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। प्रियंका शहर की लड़की है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। उसे हमेशा रात को ही जाना होता है, इसलिए उसके लिए परेशानी कई गुना बढ़ गई है। काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते हैं। सुबह प्रियंका उसकी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में शौचालय न होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है, इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना, रात को ही करने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये प्रेशर क्या किसी को पूछ कर आता है? और मुझे बचपन से ही रात को जाने की आदत है। तभी वहाँ पर प्रियंका का ससुर हरिहर चला आया और उसने कहा, तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू, इस घर में शौचालय नहीं बनेगा, बता रहे हैं। इस गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है। हाँ, उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया
उसने कई बार अविनाश को ये बताने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने कहा, देखो मैं पिताजी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। प्रियंका का दिल टूट गया। अरे यार, किस घर में शादी की है मैंने, इससे अच्छा तो कुमारी रह जाती। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ जानकी ने कहा, देखो बेटी, सिर्फ इस वजह से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते हम। तुमने ही लड़का पसंद किया था, अब भुगतो। अरे माँ, अब तुम भी ताना मारोगी क्या? कुछ आइडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए। जंगल में रात को कितने खतरे होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है माँ। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। तभी जानकी के बेटे यानी कि प्रियंका के भाई आलोक ने जानकी से फोन ले लिया और कहा, दीदी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। आलोक ट्रैकिंग करता था। उसने कहा, दीदी तू एक टेंट शौचालय खरीद ले। टेंट शौचालय? वो क्या होता है? अरे दीदी, हम जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो हम उसी में तो करते हैं। कहीं भी टेंट खोलो और कर दो, और उसके साथ एक पैन भी मिलता है जो टेंट के अंदर रहता है। वो भर जाए तो उसे साफ करना भी बहुत आसान है। आलोक का आइडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया। उसने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया चीज लग रही है, इसे ही खरीद लेती हूँ। प्रियंका ने टेंट ऑर्डर कर दिया। अगले दिन ही एक डिलीवरी वाला आकर टेंट दे गया, लेकिन हरिहर ने वो देख लिया। बहू क्या है ये? टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था। प्रियंका ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ये कुछ लड़कियों वाला सामान है। ये बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी। अविनाश भी सो रहा था। प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला। अब छत पर जाकर टेंट लगा देती हूँ और फिर शौच करके देखती हूँ। प्रियंका टेंट और पैन लेकर छत पर चली गई और पैन रखकर उसके ऊपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समेट लिया। आहा, आज तो मजा आ गया। बिना किसी डर के शौच करने का मजा ही कुछ और है। प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। प्रियंका हर रात छत पर जाती और टेंट खोलकर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती। एक दिन अविनाश ने उससे कहा, क्या बात है प्रियंका, बहुत दिन हो गए तुम रात को शौच करने नहीं गई, मुझे बुलाया नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मुझे रात को नहीं आती आजकल। वाह, यही आदत तो डालनी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी, लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया। प्रियंका टेंट लेकर छत पर गई और टेंट उसके हाथ से वो छत पर गिर गया। टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई। अरे बाप रे, हाथ से फिसल गया ये टेंट। क्या करूं, वापस चली जाऊं क्या? नहीं, अभी तो सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छत पर आएगा। लेकिन उस आवाज से हरिहर की नींद टूट गई। अरे छत पर यह कैसी आवाज है? चोर वोर का चक्कर तो नहीं है? हरिहर सीढ़ियों से छत पर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को ये टेंट क्यों लगा रही हो छत पर? प्रियंका डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। हरिहर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया। ये क्या, तुम टेंट लगाकर शौच करती हो, वो भी छत पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? चिल्लाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंधरा भी चले आए। नहीं बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है और ये तो घर की औरतों की इज्जत का भी सवाल है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? इस गांव की किसी भी औरत की इज्जत नहीं है। सुनो बहू, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुबह होते ही तुम अपने मायके चली जाना। प्रियंका रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी। हरिहर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे शौच करने जाना होगा। हरिहर एक टॉर्च लेकर घर से निकल गया और जाकर टॉर्च बांधकर जंगल में ही बैठ गया। आसपास ही एक सांप घूम रहा था। उसने हरिहर के पैर में काट लिया। बचाओ! अरे सांप ने काटा है मुझे। हरिहर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वसुंधरा, प्रियंका और अविनाश वहां पहुंचे और हरिहर को अस्पताल ले गए। अस्पताल में हरिहर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया। रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप, जो सांप ने काट लिया? शौच करने गया था डॉक्टर साहब। बाहर शौच करने जाते हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं है, उससे और भी बीमारियां होती हैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं बाबूजी। तुम सही थी बहू। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में शौचालय की कितनी आवश्यकता है। कल से ही हमारे घर में शौचालय बनेगा। अगले ही दिन से घर में शौचालय बनना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में शौचालय बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। प्रियंका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।
उन लोगों की देखा देखी गांव के सभी घरों में शौचालय बन गए और सभी शांति से शौच करने लगे।